नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चक्रव्यूह में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली के यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हरियाणा के यमुनानगर में जब बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक होने जा रही थी, तब कई प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से झड़प की। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा। हालांकि किसानों ने खुद को इस पूरे मामले से एक बार फिर से अलग कर लिया और कहा है कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो माहौल को खराब करते हैं। लेकिन सवाल ये कि हर बार प्रदर्शन स्थल से ऐसी तस्वीरें आखिर सामने क्यों आती हैं? प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ करना, पुलिस पर पथराव करना आखिर जायज कहां तक है? चक्रव्यूह में आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर प्रदर्शनकारी किसान चढ़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास करने लगे। ये तस्वीरें याद दिला रही हैं 72वें गणतंत्र दिवस की, जिस दौरान लगातार उपद्रवी प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़ रहे थे और लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लहरा दिया था, जहां पर तिरंगा देश की शान में लहराया जाता था। हम उन्हें प्रदर्शनकारी उपद्रवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश का किसान इस तरह से देश का अपमान कतई नहीं करेगा। खैर, आपको बता दें कि लाल किले पर जो प्रदर्शनकारी चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी ट्रैक्टरों से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव हुआ, तलवारों को लहराते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करने लगे थे और लगातार प्रदर्शनकारी उपद्रवी ट्रैक्टरों के साथ लाल किले की ओर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। यह तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई गई हैं। यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले उपद्रवी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ा और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आपको बता दें कि डीएसपी ने बताया है कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आगमन था और उनकी बैठक भी थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाया है। किसान नेताओं से बात की गई है तो उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारा कहना नहीं मानते। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कमल लाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल समेत कई नेता पहुंचे। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम होगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर हम यूएन जाएंगे, बल्कि हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएन जाएंगे? बता दें, ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमा हैं। इनकी मांग है कि बिना किसी शर्त के नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आपको बताते चले नए कृषि कानूनों में आखिर है क्या। तो पहले कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी के रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई।
अब इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो वे मंडी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का आखिर क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का भी आखिर क्या होगा। तो वहीं दूसरे कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या फिर बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। बाजार की अनिश्चितता के खतरे को किसान की जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने वाले प्रायोजकों पर डाला गया है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मध्यस्थ को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार जा सकते हैं। किसी विवाद की सूरत में एक तय समय में एक तंत्र को स्थापित करने की भी बात कही गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करे। किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसर्स जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। चलिए अब तीसरे कानून की बात करते हैं। तो आपको बताते चले कि तीसरे कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इनका भंडारण किया जा सकता है। इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से लगातार डर रहे थे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा या किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद देगा। प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और किसी फसल के नुकसान में कमी आएगी। अब इस पर विपक्ष का मत अलग है। असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त विपक्ष कह रहा है कि इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। तो वही किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो यमुनानगर में बीजेपी नेताओं की बैठक से पहले एक बार फिर से उपद्रवियों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ा है। उपद्रवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों ने तो इस पूरे मामले से खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। चक्रव्यूह में आर्या न्यूज के सवाल क्या हैं, आज हम आपको वो दिखा देते हैं। सरकार के विरोध में उपद्रवियों का क्या यह प्रदर्शन था, या फिर जिस तरीके से किसानों ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है, खुद को पूरी तरीके से यहाँ पर बचाने की कोशिश की गई है प्रदर्शन के नाम पर, आखिर कब तक ये हुड़दंगाई होती रहेगी? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि किसानों के नाम पर आखिर प्रदर्शन करने वाले ये है कौन? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले एक बार फिर से 72वें गणतंत्र दिवस पर जो तस्वीरें सामने आई थी वैसी ही कुछ तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई जब बीजेपी के मंत्रियों की बैठक होने जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर उस बैठक का विरोध किया। हालांकि किसानों ने पहले ही कहा था कि इस बैठक का हम विरोध करेंगे और विरोध भी देखने को मिला। हालांकि जब विरोध उपद्रव में बदल गया, और आपको यह भी बता दें कि वहां से जब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी जहां पर एक बार फिर से पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस द्वारा लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, तो किसानों ने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। तो एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें, जिस तरीके से ट्रैक्टर आपको बताते चले लाल किले पर चढ़ाए जा रहे थे और वहां पर तिरंगे को हटा करके निशान साहिब का झंडा वहां पर फहरा दिया गया था। तो आपको बताते चले एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें यमुनानगर से देखने को मिली है। प्रदर्शनकारी हैं अड़े,
क्या हिला देंगे अब ये सरकार की जड़ें? क्योंकि जिस तरीके से कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार की जड़ें कहीं ना कहीं किसान जो हैं इस आंदोलन के जरिए हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर पंजाब में हुए चुनाव हो, हर चुनाव के जो नतीजे निकल के आ रहे हैं उनसे यही माना जा रहा है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान जो हो रहा है इन प्रदर्शनों में, और ये जो हुड़दंगाई है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आखिर इनकी भरपाई कब और कैसे होगी? और इसके साथ साथ आपको बताते चले क्या इस आंदोलन का जो अब असर है वो चुनावी राज्यों में भी देखने को मिलेगा? सरकार के विरोध में जो ये उपद्रवी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले किसान तो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं 26 नवंबर से, लेकिन ये लोग कौन हैं जो लगातार सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको बताते चले किसानों के नाम पर हुड़दंग कर रहे हैं? तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए देवेंद्र प्रमुख है, बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है संदीप त्रिपाठी और अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के राजेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आरा न्यूज पर। राजेंद्र जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि किसान आंदोलन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से विरोध किया, लेकिन ऐसी तस्वीरें राजेंद्र जी, ऐसी तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक प्रोपोगंडा चलाती है, उसी में किसानों को सीधा सीधा जोड़ देती है, जो कि निराधार है। क्योंकि किसान बिल्कुल पिछले 7-8 महीने से बैठे हुए हैं, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं, और जो किसान होगा वो इस तरीके का उपद्रव नहीं करेगा। चाहे लाल किले वाली घटना हो या कोई और घटना हो, जो भी घटना इस तरीके की होती है हमारे आंदोलन से जोड़ी जाती है, वो बिल्कुल ही निराधार है और हमें बदनाम करने की सीधी सीधी कोशिश है। क्योंकि सरकार वहीं पर अपना प्रोग्राम करने की कोशिश करती है जहां पर हमारा आंदोलन चल रहा है। अभी पिछले कुछ समय पहले देखा होगा आपने, गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के कार्यकर्ता आए, वहां पर स्वागत सत्कार के नाम पर हमारे मंच को कब्जाने की कोशिश करी गई थी, और उसके बाद फिर उन लोगों पर एफआईआर हुई। हम तो कहते हैं चाहे किसी भी पक्ष के लोग हों, चाहे किसानों की तरफ से हों, चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों, क्यों ना उन पर सीधी सीधी एफआईआर हो और उनके खिलाफ क्या कहते हैं मुकदमे चलने चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए। क्योंकि किसान कभी भी उपद्रव नहीं करना चाहे, किसान सिर्फ अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और शांतिपूर्वक तरीके से अपने जिन्होंने उपद्रव किया वो लोग कौन थे? नहीं, ये तो सरकार को देखना चाहिए, ये तो पुलिस है, पुलिस को देखना चाहिए कि वो लोग कौन है कौन नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसानों को नहीं देखना चाहिए कि उनके बीच में बैठे वो तत्व कौन से हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का किसान जो है वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। देश का किसान अगर आंदोलन कर रहा है, बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, वो वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके का उपद्रव फिलहाल तो देश का किसान नहीं मचाएगा। लेकिन क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है राजेंद्र जी कि आप उन तत्वों को पहचाने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम इस जिम्मेदारी को हमेशा उठाते हैं। और बीच बीच में जिला प्रशासन प्रदर्शन होने के बाद ये कह देना कि नहीं, देखिए एक मिनट राजेंद्र जी, प्रदर्शन होने के बाद ये कह देना कि नहीं भैया हम इन्हें नहीं जानते हैं, जाइए जाकर के कार्रवाई कीजिए जाकर के, हम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये हमारे मैं आपको अभी बता देना चाह रहा हूं, मैं पिछली बातों को याद आपको दिलाना देना चाह रहा हूं। जब ये गाजीपुर वाली घटना हुई है, गाजीपुर की घटना से करीब 3 दिन पहले हम लोगों ने कहा है कि भाई यहाँ पर कुछ उपद्रवी तत्व, शरारती तत्व यहाँ पर आ रहे हैं, इनको चिन्हित कीजिएगा, इनको यहाँ से हटाइएगा। हमने अपने आंदोलन के आसपास अपने जो लोग हैं वो लगा रखे हैं, सबका आई कार्ड देखते हैं, सबको जब आने देते हैं। अगर आप सड़क के दूसरी तरफ से चले आए या देवेंद्र जी उस तरफ से चले आए तो इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी है? ठीक है देवेंद्र जी, अब देखिए राजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करिए आकर के। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है राजेंद्र जी ने, और अच्छी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और सरकार अपना काम करती भी है। तो हमारे फिर मित्रों को लगता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, किसानों पर ज्यादती हो रही है, क्योंकि मुकदमे जिन पर लिखे गए हैं अगर वो इनके बीच में बैठते हैं, पुलिस वहां कार्रवाई करती है, तो फिर ये सरकार पर सीधा कहते हैं कि सरकार लोकतंत्र की हत्या करती है। और रही बात ये कि आप धरने पर बैठिए, प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं धरने के अंदर घट रही हैं, अभी इन्होंने गाजीपुर का जिक्र कर रहे हैं, हमारे मित्र राजेंद्र जी बता रहे हैं कई बार, शायद ये भूल रहे हैं कि गाजीपुर में जो स्वागत समारोह था वो इनके धरने से काफी अलग था। और वो एक प्रदेश के मंत्री बनकर नए नियुक्त होकर आए थे, नियुक्त हमारे साथी, उनका स्वागत था। और पूरे वीडियोज वहां पे आपने देखे, दूसरी सड़क पर आकर जिस तरह से आपके हरी टोपी वाले लोगों ने गाड़ियों पर लठ बजाए हैं, वो तो कब्जा जो हुआ आप कर रहे थे या किसान नेता कर रहे थे,
ये वहाँ का वीडियो फुटेज आपको दिखा देगा आज भी कोई ना कोई चैनल के माध्यम से, हो सकता है आपके पास भी हो, आप उसे क्लियर करके देख लीजिए। और आजकल सब कुछ ओपन है, कहाँ कौन क्या कर रहा है, कितनी शांति प्रिय आप तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हतोत्साहित ना होइए, क्योंकि 11 बार सरकार ने आपकी वार्ता सुनी है, हर बात आपकी सुन रही है। और मैं किसान भाइयों का सम्मान करता हूं, किसान भाई हमेशा सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे, लेकिन जिस तरह हैंग करके धरना प्रदर्शन को और राजनीति हो रही है उसको पूरा देश समझ रहा है। और किसान 99.9 की बात कर रहा हूँ, अपने खेत खलियान में धान की फसल की तैयारी में है, काम कर रहा हूँ, रबी की फसल, गेहूं की फसल। ठीक है, एक बार फिर से आप वही राग अलापेंगे कि जो बॉर्डर्स पर हैं वो किसान है ही नहीं है, नहीं वो राग मत अलापिए। अगर खेतों पर किसान है तो आप लोग फिर वार्ता किन लोगों से कर रहे हैं जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं? ठीक है देवेंद्र जी, क्या लगता है कौन राजनीति, आपने कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, देवेंद्र जी? नहीं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, देखिए मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, किसान, मैंने 99 पॉइंट की बात करी, 99% से ज्यादा किसान आज भी अपने खेत में कार्य कर रहा है। आप जांच करा लीजिए किसी भी माध्यम से, जितने लोग वहाँ बैठे हैं जिन्हें तोड़ फोड़ करनी है, जिन्हें बलात्कार करने, जिनको मर्डर करने, वो किसान कैसे हो सकते हैं? क्यों हो रही है घटना? ये बलात्कार की घटना क्या छोटी है? भारतीय जनता पार्टी की यही एक समस्या है, मैं आपको बता देता हूँ, यही एक समस्या है कि जब किसान जो है ज्यादा संख्या में बॉर्डर पर आ जाते हैं तो तब ये कहते हैं कि भीड़ बढ़ा रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, जब कम हो जाते हैं तो कहते हैं जी यहाँ पर कोई किसान नहीं है, किसान खेत में काम कर रहा है। भाई किसान के ऊपर जिम्मेदारी है, देश का पेट भरने की जिम्मेदारी है, देश को अन्न देने की जिम्मेदारी है। किसान अपनी जिम्मेदारी से पीछे थोड़ी ना हटेगा, जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले लोग हट रहे हैं, देख रहे हैं कि 7 महीने से किसान बैठे हुए हैं, धरनारत हैं। आप अपनी जिम्मेवारी समझिए, कानून को वापस कीजिएगा। और ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ यहाँ पर। एक बार फिर से बीजेपी की बैठक होने वाली थी और उस बैठक के विरोध में किसानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया है। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, किसानों ने प्रदर्शन किया है, जनता ने प्रदर्शन किया है। आप देखिए आज पूरे देश में इनके खिलाफ आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के दम पर उसको दबा देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया है। और ये आज जो बगुला भगत बन रहे हैं बीजेपी के लोग, ये भूल जाते हैं कि इन्होंने आंदोलन में कितनी बसें जलाई हैं, कितनी ट्रेनें जलाई हैं, कितने सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया है। आज सत्ता में पहुंचकर ये सब भूल जाना चाहते हैं, लेकिन ये इनको भूलने नहीं देंगे। ये भूल जाते हैं कि जाट आंदोलन में इनके सहयोग से किस तरीके से ट्रेन की पटरियां उखाड़ दिया जाता था, गुज्जर आंदोलन में किस तरीके से होता था। तो आज क्या सरकार आते ही आंदोलन खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी सहभागिता थी। तो आप चाहते हैं कि जैसे आपने किया है वही उसी दृष्टि से आप दूसरे को देखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपको आवाज सुनना होगा। आप कहते हैं 11 बार बात किए, 11 बार बात करते हैं, लेकिन आप जो है पहले ही एक शर्त लगा देते हैं कि इस शर्त के आधार पर आइए तब बात करेंगे। और आप खुद जब बैठक करते हैं, अभी मंत्रियों की बैठक हुई तो बिना एजेंडे की बैठक होती है। जब आप बिना एजेंडे की बैठक कर सकते हैं तो किसानों के साथ बिना एजेंडे की बैठक करिए, वहाँ किसान अपनी बात रखेंगे। आप पहले ही एजेंडा थोप देना चाहते हैं कि इन 3 कानूनों पर बात नहीं होगी, बाकी आप जिस पर बात करना चाहते हैं करें। ये कौन सी बात हुई? फिर बात क्या करना चाहते हैं आप? दूसरी बात देखिए, किसान आंदोलन इस देश की संस्कृति रही है, और यह किसान आंदोलन आजादी के पहले भी हुआ है और अंग्रेज सरकारों को भी हिलाया है। लेकिन अंग्रेज सरकार भी किसानों की आवाज को सुनकर उस पर जो है अमल करती थी। लेकिन यह निरंकुश निर्दयी सरकार जो है, संवेदनहीन सरकार, आज हमारे किसान लगभग 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो है इनकी संवेदना नहीं जागी। आज आप बताइए, इसके पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, सरकार का प्रतिनिधि जाकर किसान आंदोलन जहां होता था वहां पर उनकी बात सुना करते थे, या कोई भी आंदोलन होता था तो सरकारें जाकर उस आंदोलन स्थल पर बात करती थी और धरने प्रदर्शन को खत्म करती थी। आज आप बताइए, आप कह रहे हैं बात करने के लिए आ जाइए, आपका मंत्री जाने में क्यों डर रहा है? आप, इसका मतलब है कि आप चोर हैं। संदीप त्रिपाठी जी, जिन 3 कृषि कानूनों पर बात करने के लिए सरकार किसानों को बुला रही है वो कौन से हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बड़ा लंबा व्याख्यान दिया, पहले कानून में बहुत छोटा सा व्याख्यान दिया है। नहीं, 15 मिनट का था, ज्यादा बड़ा नहीं था जी। आप
आपने बताया कि पहला कानून जो है किसानों को या आज किसी भी कृषि मंडी के अलावा बाहर भी बिक्री की हमने क्या बताया वो छोड़िए ना, आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे तीनों कृषि कानूनों के नाम बताइए जल्दी से। उसके बाद देखिए वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी देर से उनके पास मैं गई नहीं हूँ, मुझे सीधा अभी उनके पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मेरी बात होने के बाद जी आप जाएंगे। पहली बात ये आप भूल जाती हैं कि इसी आर्या न्यूज पर नेहा शालिनी दुआ जी से यही सवाल मैंने किया था। आप वही सवाल मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसी आर्या न्यूज पर आप मेरे साथ कई बार डिबेट्स में आए हैं और मैंने कई बार आपसे ये सवाल किया है और आपने उनसे भी किया था। तो अभी जो लोग हैं आप लोग उनका जवाब दे दीजिए और बात प्लीज संदीप त्रिपाठी जी, समय की भी देखिए कमी रहती है, मात्र 40 मिनट की डिबेट होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से प्लीज सबके पास जाना है। ये विधेयक क्या है और आप फिर हमसे जानना चाहती हैं। हम सिर्फ एक एक चीज जानना चाहते हैं। पहले विधेयक में जिस प्रकार से सुनिए ना, सुनाइए ना, सुनिए तो जिस प्रकार से आप कहते हैं कि मंडी के बाहर छूट देने के लिए आप एक विधेयक लेके आए हैं, तो आप बताइए उसमें एक प्रोविजन ये है कि पैन कार्ड पर कोई भी। संदीप त्रिपाठी जी, अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो फिर कैसे चलेगा? अभी सुनील कौशिक जी के पास जाना है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि सुनिए, सिर्फ सवाल का जवाब संदीप त्रिपाठी जी। 40 मिनट के डिबेट में इतना समय नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति को मैं 10 से 15 मिनट दे दूं। सिर्फ अरे सुनिए संदीप त्रिपाठी जी प्लीज आराम से, मेरे सिर्फ सवाल का जवाब। तीनों कृषि कानून जो आप कह रहे हैं कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उन तीनों कृषि कानूनों के नाम क्या है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि यह काले कानून है और किसानों के ये हित में नहीं है। नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन तो लीजिए ना, ये तो कह रहा हूँ, सुनिए तो सही। आप सुनना ही नहीं चाह रही। पहला क्यों काले कानून है मैं ये बता रहा हूँ। अरे क्यों नहीं जानना मुझे? अभी मैंने अपने दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में बता दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आपको विपक्ष में बैठे हुए तीनों कृषि कानूनों के नाम क्या हैं जिन्हें विपक्ष काला कानून मानती है? नाम चौथी बार पूछ रही हूँ, नाम। जी, कृषि विपणन संशोधन विधेयक, आवश्यक सेवा अधिनियम, आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम और कृषि उपज एवं वाणिज्य संरक्षण अधिनियम। थोड़ी नजरें आपके नीचे भी जा रही है। नीचे मोबाइल है? नहीं, अच्छा ठीक है। अरे देखिए, ठीक है। अब मैं जो बताना चाहता था पहले, ठीक है, और ठीक है। अभी रह गया संदीप त्रिपाठी जी, रह गए नाम। तीनों विधेयक का नाम बता दीजिए। आप सुन नहीं पाई तो आपकी गलती है। सुन लीजिए काले क्यों है। दर्शक सुन लिए होंगे, आप नहीं सुन पाई। नहीं, मेरी डिबेट है, मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ क्योंकि मुझे जवाब भी लेने होते हैं। तीसरा नाम, तीसरा जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि अगर ये चीज होती है तो इस कानून में सरकार भंडारण करवाएगी और उसके बाद ये पूरा भंडारण जो है प्राइवेट सेक्टर्स में चला जाएगा, सरकार को उनसे खरीदना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? आप रखेंगे या हम रखेंगे? आप बताइए ना। अरे प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप विरोध कर रहे हैं, आपको नाम तक नहीं पता है। नाम बताइए, तीसरे का नाम क्या है? नाम बता दिया, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। बहुत अच्छे से सुना है मैंने, और आप क्लिप को जरा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। राजेंद्र जी, तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हालांकि जो आपके समर्थन में खड़े हुए हैं उन्हें तो नाम तक नहीं पता है तीनों कृषि कानूनों के। मैं आपसे नाम तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं सीधे ये पूछूंगी कि तीसरे कानून का नाम क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म में बता देना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है हमारे आऊंगी संदीप त्रिपाठी जी, प्लीज देखिए इतना समय मैंने आपको दिया है। इसमें मेन ये है कि एक तो जो सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है, और तीसरी जो है स्टोरेज क्षमता वाली बात इन्होंने मेन करी है। इसी के इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। हो सकता है कि मेरे साथी जो है वो इन तीनों चीजों को भूल गए हों, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है भूलना, क्योंकि बिंदु की बात है। बिंदु यही मेन बिंदु है। तो इसके आगे की बात आप इनसे कर सकते हैं। नहीं, देखिए राजेंद्र जी, आगे की बात तो मैं करूंगी ही, लेकिन मेन बिंदु ये भी बन जाते हैं ना, क्योंकि नाम है उन कृषि कानूनों के, उन कृषि कानूनों का नाम रखा गया, उनके अंदर क्लॉजेज आए, पॉइंट्स हैं, तब जा करके एक पॉइंट का विरोध हुआ। उसके बाद कहा गया नहीं, ये क्लॉज हटाइए, वो क्लॉज हटाइए, MSP पे मिलना चाहिए। एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी प्लीज,
एक मिनट, तो नाम जानना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि चक्रव्यूह के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि दिग्गज नेता जो है, किसान नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी की वहां पर मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, विरोध प्रदर्शन इसीलिए ना किया ना कि 3 कृषि कानूनों को जो काले लग रहे हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें उस कानून के बारे में पता भी है या नहीं। नाम बताइए राजेंद्र जी। मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसी के अंदर आप जब जाएंगे, एक एक 3 बिंदु है, तीनों बिंदु मैंने आपको गिनवाई। इस बिंदु के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें जाके 16 बिंदु जाके बन जाते हैं। 16 बिंदुओं पर सूक्ष्म में अंदर नहीं जाना, नहीं, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप जो है अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह आप बेच सकते हैं। मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ। आप इसका कुछ भी नाम इसमें रख सकते हैं। दूसरी फसल इन्होंने रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैं कैसे रखूंगी राजेंद्र जी, पहले नाम ये बताइए। नाम जो है संसद दोनों सदनों से पारित होकर के आ चुके हैं। कांग्रेस भी थी वहां पर, बीजेपी थी, सभी राजनीतिक पार्टियां थी। मैं कैसे रखूंगी? नाम तो रख चुके हैं। मुद्दा यह है कि नाम पता है या नहीं। सुनील कौशिक जी, लेट से आ रही हूं आपके पास, लेकिन क्योंकि मैं ये चाहती थी कि जरा सा, क्योंकि ये काफी महीनों से किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और आज फिर से विरोध प्रदर्शन हुआ। 72वें गणतंत्र दिवस की तस्वीरें एक बार फिर से हमें सुनील जी देखने को मिली हैं यमुनानगर में, जहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, पुलिस पर पथराव किया गया, वहां पर प्रदर्शन हुआ है। किसानों ने पिछली जिस तरीके से तस्वीरें आई थी खुद को उनसे अलग कर लिया था, कहा हम नहीं है, अब एक बार फिर से वही किया। और देखिए, आपने सबको सुना, हालांकि किसी को नाम नहीं पता। देवेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगी। सुनील जी। नहीं, पल्लवी देखो, ये समझना पड़ेगा कि जितने भी इस देश में बड़े आंदोलन हुए हैं तो उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस जाते हैं जो निश्चित तौर से इस तरीके के उपद्रव करते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं है किसानों के आंदोलन न हुए हों, लाठीचार्ज न हुआ हो, गोली न चली हो, किसान न मरे हों। ये कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। और ये तो किसान बेचारे हैं कि किसी की भी सरकार रहे, उनके दरवाजे पर जाकर के उनको धरने पर बैठना ही पड़ता है, आंदोलन करने ही पड़ते हैं। लेकिन निश्चित तौर से मैं इस बारे आंदोलन में ये कहूँगा कि यदि सरकार 2 कदम आगे चल रही है तो किसान आंदोलन को भी, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी 2 कदम आगे चलने चाहिए। ये कोई हट नहीं होती कि किसान जो भी एक्ट बनाए हैं, तीनों कानून जो बनाए हैं, वो जब तक सरकार ख़त्म करने का प्रॉमिस नहीं करेगी तब तक वार्ता नहीं करेंगे। या सरकार ने ये कह ही दिया कि हम इन तीनों कानूनों को खत्म कर देंगे तो वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वार्ता किस बात की, जब सरकार ये बोल देगी। दूसरी बात, सरकार ने ये कह दिया कि उसमें जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है उन बिंदुओं को हम रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। और जो 16 बिंदु थे, 16 में से मुझे लगता है कि राजेंद्र जी बताएंगे कि उसमें से 9 बिंदु रिप्लेस भी सरकार ने कर दिए। नहीं, 13 बिंदु रिप्लेस कर दिए। अब उसमें से 3 बिंदु रह गए, तो उसमें कोई हठधर्मिता नहीं होना चाहिए। लगभग आप बताइए, उस जो कानून केंद्र सरकार लेके आई उसमें से 90% कानून को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब 10% कानून उसमें बचा हुआ है। 10% कानून के लिए आप धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि जब से कानून लागू हुआ या अभी न लागू हुआ हो, उसके बाद समीक्षा कर ली जाए। किसानों के जो बड़े नेता हैं या किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो संगठन है उसमें जो संयोजक बने हुए हैं, वो वास्तव में समीक्षा कर लें कि जिन बिंदुओं पर हमें आपत्ति थी, क्या वो मंडियां बंद हुई क्या 1 साल में? क्या जो किसानों के खरीदों की बात हो रही थी को वो क्या पहले साल की अपेक्षा, पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या कम हुआ है? दूसरी बात, खुले बाजार की बात कर रहे थे या ये कह रहे थे कि बहुत ज्यादा भंडारण हो जाएगा। यदि भंडारण हो भी जाएगा उसमें किसानों का क्या लेना देना है? किसानों का लेना देना इसलिए उसमें नहीं है कि जब किसी भी व्यक्ति ने खरीद लिया वो माल, वो उसको बर्बाद करे, आग लगाए, सड़ाए या अंदर कोठे में रखे। आपका वाजिब दाम है वो आपको मिल गया। दूसरी बात, किसानों का ये कहना है कि हम इस आंदोलन को खत्म कर देंगे यदि एक ही बात सरकार मान ले कि एमएसपी जो रेट है वो एमएसपी रेट बढ़ा दे। यही रहा राजेंद्र जी, एमएसपी रेट है वो उसको फिक्स कर दे। यदि एमएसपी रेट पे कानून लेके आए, कानून ये चाहते हैं और ये कानून ये चाहते हैं कि एमएसपी रेट से नीचे जो कोई भी माल खरीदेगा उसको कानून के दायरे में ला करके संविधान सजा दे। ये इनकी मांग है। यदि कानून विशेषज्ञों से बात की जाए और इस बात का किसान आंदोलन में जो बैठे हुए जो संगठन है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस बात का सरकार से प्रॉमिस करें कि यदि उन्होंने ये कह दिया
कि 10,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से अरहर की दाल खरीदी जाएगी, एग्जाम्पल बतौर, और वो 10,000 से लेके 9,000 में खरीद ली, तो उसमें एफआईआर होगी, और एफआईआर हो जाने के बाद वो जेल जाएगा। यदि वो व्यापारी उसको खरीदने के लिए तैयारी नहीं हुआ बिल्कुल, और इस बात का उसको डर रहा कि मार्केट के रेट के हिसाब से यदि मैंने सस्ता खरीदा तो मैं जेल चला जाऊंगा या मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, तो वो खरीदेगा नहीं। तो उस समय ऐसी परिस्थिति इस देश में आएगी कि यदि व्यापारी इनके माल को खरीदने के लिए, इनकी फसलों को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उसकी गारंटी उस समय कौन देगा? दूसरा यह समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ओपन मार्केट है और वो दाल कहीं दूसरे देश से, इंडोनेशिया से, वो 8,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से मिल रही है, और हमारे देश में हमारी सरकार ने 10,000 रुपए का रेट रख दिया, तो वो 8,000 रुपए का रेट खरीदेगा या 10,000 रुपए का रेट खरीदेगा? उससे मान ले मैं यहां से कम खरीदूंगा तो मैं जेल जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इंडोनेशिया से वो दाल खरीद लूं। उसके बाद जो देश की परिस्थितियां बदलेंगी कि जब किसानों के घर में वो दालें, वो फसलें रह जाएंगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात की गारंटी सरकार के सामने किसानों के बड़े नेता दे दें या किसान संगठन दे दें, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे कहीं ना कहीं विचार करने के लिए तैयार होगी। जहां तक हम लोगों ने भी कई लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की, इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें इनको समझना पड़ेगा कि जब आप अपनी फसल के लिए किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसानों को ये अधिकार सरकार ने सुविधा दे रखी है कि 4% वार्षिक पे ये लोग लोन लेते हैं। तमाम आपने देखा होगा कि लोन न पटने की वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और यदि वो 1 साल में उस जो उन्होंने ऋण लिया है यदि वो अदा न कर पाए, तो मुझे लगता है कि उसकी जो ब्याज है वो दूसरी हो जाती है, जैसे और लोगों पे, आम जनता पे लगती है, उसी में वो सम्मिलित किसान हो जाते हैं। तो यदि वो समय से उस ऋण को न दे पाए तो क्या हाल होगा? यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, कि मैं व्यापारी हूं और मैंने किसी गांव में गया और 10 किसानों से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने दोनों 10 किसानों को 2-2 लाख रुपए दे दिए, तो अब मुझे यह अधिकार नहीं होगा क्या कि मैं इसकी रेट क्या रखूंगा? मुझे अधिकार है क्योंकि मैंने एडवांस में पैसा दिया है, मैंने पैसा किसानों का लगा नहीं, उसमें पैसा किसानों की खेती रही, किसानों ने वहां मेहनत की, सारा पैसा मैंने लगाया। अब उसकी जिम्मेवार, अब ये किसानों का कहना यह है कि यदि उसमें से जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल की बात होगी, यदि फसल 19-20 हो गई और बाई चांस व्यापारी ने हमसे वो सामान न खरीदा, वो दाल न खरीदी, वो सब्जी न खरीदी, या और कोई फसल जिसमें किया वो नहीं खरीदा, तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। उसके लिए कोर्ट है। इन्होंने पहले, सरकार ने ये रखा कि एसडीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा। अब वो सिविल कोर्ट में आ गए हैं। ये इनकी किसानों की बात मान ली कि सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो मुझे अब ये नहीं लगता वास्तव में कि ऐसी कोई गुंजाइश बची है कि जहां आंदोलन को आगे तक बढ़ाया जाए। जितनी सरकार झुक सकती थी, मुझे लगता है, और ये अब सरकार ये पूरा कानून वापस ले लेगी, तो मुझे लगता है कि फिर किसान नेता एक ड्राफ्ट बना के तैयार करके दें कि ये आंदोलन, ये किसान ड्राफ्ट जो एक्ट है वो इस तरीके का होगा। तो आप वो रिटर्न में भी देने तैयार नहीं है। एक आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। ये मैं कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं मैं किसानों से कि आपके सारे लोग इकट्ठे बैठें और एक ड्राफ्ट तैयार करें कानून का, और वो मसौदा रखें सरकार के सामने के साथ। ये होना आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुनील जी, मैं एक सवाल का जवाब और आपसे लेना चाहती हूं। जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो जड़ें हैं उसे हिलाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक देश है, पल्लवी, समझना पड़ेगा। और इसमें आंदोलनों से सरकारें नहीं जाती हैं। सरकारें जाती हैं वोट न देने से। यदि आपके पास चुनाव आता है, चुनाव में आपको अधिकार है कि आप उस सरकार को उखाड़ फेंकें, यह जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी सरकार जो भी केंद्र में आएगी वो आपके इस आंदोलन पे, इस वार्ता पे समीक्षा करेगी, वार्ता रखेगी, आपकी बात सुनेगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार हमारी बात मानने तैयार नहीं है, तो 2024 बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल आप दूसरी सरकार को वोट दे दीजिए। यही लोकतंत्र होता है। और आप केवल अड़ जाएं कि नहीं हमको यही चाहिए, ये लोकतंत्र में नहीं होता। दूसरी बात, अभी तमाम चुनाव हुए हैं, उन चुनावों की आप लोग बैठ के समीक्षा कीजिए। क्या वास्तव में आप नेतृत्व कर रहे हैं? क्या आपके जो नीचे किसान भाई हैं, ऐसा नहीं है किसान है,
किसान बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो सकता है, किसान कांग्रेस का भी कार्यकर्ता हो सकता है, किसान समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता हो सकता है, क्योंकि वो वोट देता है तो किसी न किसी मानसिकता के तहत देता है। राजेंद्र जी जवाब दीजिए। जी राजेंद्र जी जवाब दीजिए। राजेंद्र जी अभी भी चुप बैठेंगे तो कैसे चलेगा? एक तरफ वहां से आप लोगों ने बोल दिया जवाब मुझे जवाब दीजिए। कौशिक जी की बात का देना है, आपकी बात का देना है। सुनील जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक तथ्य रखा है यहाँ पर कि किसान आंदोलन के आखिर आगे क्या, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वही बता देता हूँ। मैं सुनील कौशिक जी की बात से शुरू हो जाता हूँ। हाँ, क्योंकि जब सरकार 13 बिंदुओं पर बात करने की बात करती है और उस पर समीक्षा करने की बात करते हैं, सिर्फ बिंदुओं पर चर्चा करने की बात की कि हाँ इसे हम सहमत हैं इसे करने के लिए, लेकिन सरकार ने कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि हाँ हम इसे करके देने के लिए तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के जो मन में है, सरकार के मन में जो खोट है वो सामने देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है कि भाई सरकार कहती है कि हम लोग जो है इसे 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं। तो किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने सिर्फ इतना एक सवाल पूछ लिया कि क्या सरकार को ये अधिकार है कि जो बिल संसद से पारित हो गया हो उसको वो रोक सकते हैं क्या? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी मंशा खराब है, तो इनकी तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि हाँ वाकई में ही जो है ये आंदोलन है, ये अगर राजनीतिक तरफ जा रहा है या किसी की तरफ जा रहा है तो राजनीतिक से तो हम लोगों ने बहुत पहले से हाथ खींच लिया है। वोट देने का अधिकार सबको है, किसानों को भी अधिकार है, व्यापारी को भी है, सबको है। हम वोट वाली बात तो हम करना ही नहीं चाहते ना, हमने किसी भी मन से आज तक वोट की बात करी है। तो इसलिए हमें राजनीति मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजन जी का ये प्रस्ताव है कि 13 बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है उस पर भी सरकार बेईमानी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप आज आपके टिकैत साहब या जो संयोजक बने हुए हैं वो आज ये ऐलान करें कि 13 बिंदुओं पर हम सहमत हैं, ये मैं गारंटी देता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर से बैठ के मैं मीटिंग कराऊंगा, क्योंकि मैं भी किसान हूं। आप स्टॉप तो करिए कि 13 बिंदुओं पर जो आपने कहा है बदलाव के लिए हम सहमत हैं, इससे आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप स्टॉप कीजिए, सरकार भी स्टॉप करेगी। मेरी बात सुनिएगा, इस पे कौशिक जी मैं आपसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ हम लोग बैठे हुए टीवी पर दुनिया देख रही है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव और भी रखा था, वो शायद आपकी जानकारी में नहीं है। हमने ये भी कहा था कि आप बाहर आके कहते हैं कि किसान माने नहीं और हम कहते हैं कि सरकार नहीं मानी, तो जितनी भी वार्ताएं होती है उनका लाइव टेलीकास्ट करा दो, जनता को भी पता चले, आम आदमी को पता चले कि वाकई में ये क्या चीज होती है। जिस गारंटी की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं वो गारंटी क्या कहते हैं माननीय कृषि मंत्री जी को। राजेंद्र जी एक मिनट, आपने ये जो बात कही इससे मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं। सुनील जी क्योंकि हो सकता है कांग्रेस के नेता उसमें मौजूद न हो सकता है देवेंद्र प्रमुख मौजूद न हो सकता है उस मीटिंग में राजेंद्र जी भी मौजूद नहीं हो। मैं मौजूद था उस मीटिंग में, और जब सरकार ने बातें रखी तो आपके तमाम नेताओं ने ये कहा उस मीटिंग में, मैं खुद उसका मतलब उसका हिस्सा रहा हूं कि यस या नो, और मुंह पे आपने उंगली रख दी, यस या नो का जवाब दे कि ये कानून खत्म होंगे या नहीं। ये नहीं हो सकता। आप 7वें दौर की वार्ता की बात कर रहे हैं। आप 7वें दौर की अभी देखिए संदीप जी और देवेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट प्लीज। राजन जी आपने भी कहा कि लाइव टेलीकास्ट करा दें, सरकार कहती किसान नहीं माने, किसान कहते हैं सरकार नहीं माने। किसान नहीं कहते हैं, जो नेता जाते हैं वो कहते हैं कि सरकार नहीं मानी। टिकरी बॉर्डर पे मुझे बहुत अच्छे से याद है, संदीप त्रिपाठी जी शायद थे उस डिबेट में मेरे साथ में, एक किसान ने, भगवान नाम था उनका, एक किसान ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में यह लिखा कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार के साथ साथ जो नेता जाते हैं सरकार से वार्ता करने के लिए वो अड़े हुए हैं, हम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, हमारी बात तो वहां तक पहुंच ही नहीं रही है ना। जो हमारे नेता बन के जाते हैं वो हमारी बात वहां तक पहुंचा नहीं रहे हैं, और वहां बात क्या होती है ये हमें उनके जरिए पता चलता है कि सरकार नहीं मानी। आपने जो अभी कहा कि लाइव टेलीकास्ट करा देना चाहिए, ये बात है। देवेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए पल्लवी जी, बहुत अच्छी डिबेट हुई है, मैं इसमें ज्यादा बचा नहीं है। जिस तरीके से सुनील कौशिक जी को नमस्ते भी करूंगा, बहुत दिन हो रही है, आज पहली बार मेरी वार्ता चल रही है उनके साथ बहुत दिनों बाद, और उन्होंने साफ स्पष्ट किया है। इसमें मेरे लिए देखिए जिम्मेदारी तो मेरी बनती थी डिबेट में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समझाया है, और जो मेरे मित्र शांत बैठे हैं आराम से, जिन्होंने सुना है, राजेंद्र जी, त्रिपाठी जी, इससे अच्छा जवाब उनके लिए और जिस तरह से वो बार बार जिस तरह संदीप जी आ रहे हैं आपके पास, एक एक करके सबके पास जाएंगे। अब ये इल्जाम भी लगा दीजिए कि मैनिपुलेटेड रहती हैं, स्क्रिप्टेड रहती हैं। आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया था।
एक मिनट, अब देवेंद्र जी जल्दी से बात पूरी करिए, उसके बाद संदीप जी आपके पास। देवेंद्र अगर जी इनकी तसल्ली ना हुई हो तो आप इन्हें बुलवा दीजिए। ठीक है देवेंद्र जी। ये तो कौशिक साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दिया। मैं तो सिर्फ इन्हें ये बतला देना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 7 महीने से ये ड्रामा कर रहे हैं, वो ड्रामा इनका खुल चुका है। और मैं फिर कहता हूँ कि 65% से ज्यादा आबादी, लगभग 65 और 70 के बीच इस देश में किसान की है। और अगर उसका कुछ हिस्सा भी सड़कों पर आ जाता, सरकार तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, पूरी दुनिया हिल जाती। अभी एक गलतफहमी में है, कुछ दलों ने मैनेज करके ये भी बात कर रहे थे कि हम किसान कहाँ वोट मांगने। अरे देवेंद्र जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस तरह की बात मत कीजिएगा। देश की 65 नहीं 85% जनसंख्या है, उसको रोक मत बुलाइएगा, क्योंकि देश के हालात आप बद से बदतर कराना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मंशा जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है उग्र हो जाए और देश में अराजकता फैल जाए। ठीक है राजेंद्र जी प्लीज, राजेंद्र जी संदीप त्रिपाठी जी के पास जाने दीजिए। संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है देवेंद्र जी, 1 मिनट देवेंद्र जी प्लीज। एमपी तक के चुनाव में अपनी जमानत जब्त कर चुके हैं अपने क्षेत्रों से। देखिए देवेंद्र जी, हाँ हुल्ला करके नहीं प्लीज। प्रदेश ये जनता, ये किसान, ये 70% लोग समझ चुके हैं आपको। ठीक है, गलतफहमी में है। और मैंने बिल्कुल आपको देवेंद्र जी आपकी आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी के पास जाने दीजिए। नहीं चलेगी, 7 महीने का समय प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है। जैसे अभी आपने विधेयक के नाम पूछे, हमने आपको विधेयक के नाम भी बताए, लेकिन आप अरे आप अभी तक वही है संदीप त्रिपाठी जी। नहीं, सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुनील कौशिक जी ने एक्सप्लेन कर दिया, कम से कम मेरे दर्शक समझ गए। जी बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से बताने के बाद भी आपने उसको डिनाई कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, बताइए आप। हमारा कांग्रेस पार्टी का और किसानों का क्या इशू है, ये पूरी डिबेट में आपने आने नहीं दिया। इशू जो मेन है, पहली बात, पहले विधेयक में ये कहा जाता है कि एक पैन कार्ड धारक। 1 मिनट देवेंद्र जी प्लीज, 1 मिनट देवेंद्र जी। वो आप जब बोल रहे थे तो संदीप त्रिपाठी जी सुन रहे थे। अभी संदीप त्रिपाठी जी को सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसानों का सरकार के साथ इशू चल रहा है कानूनों को लेकर के। संदीप त्रिपाठी जी ने बता दिया कि नहीं, कांग्रेस का भी किसानों के साथ इशू है। संदीप त्रिपाठी जी बताइए क्या बता रहे हैं? कांग्रेस का किसानों के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। हाँ बताइए, सुन लीजिए, इस विधेयक बताइए आप देवेंद्र जी, 1 मिनट बताइए संदीप त्रिपाठी। हमने सदन में विरोध किया और सड़क पे उतर के सबसे पहले विरोध हमने स्टार्ट किया है। सुन लीजिए हमारी बात, तो सुन लीजिए, जनता के बीच हमारी बात जाने दीजिए। गलत होगी, सही होगी, सही होगी, बोलिए। देखिए, पहले विधेयक में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक पैन कार्ड धारक व्यक्ति कितनी भी खरीद कर सकता है, ये बताइए। आप जो है एक सरकारी ठेका लेना होता है तो उसके लिए 72 प्रकार की गारंटी और सॉल्वेंसी देनी पड़ती है, और किसान का अनाज कोई भी एक पैन कार्ड धारक कैसे खरीद सकता है, उसकी गारंटी कौन देगा? आप उसका 3 दिन के अंदर भुगतान की बात करते हैं। 3 दिन के अंदर तो जो उसका जो है अनाज पहुंच जाएगा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से। आप किस तरीके की बात करते हैं, जो कि यथार्थ नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि एपीएमसी के बाहर भी आप दे सकते हैं, और राज्य सरकारें कह रही हैं। तो आप बताइए, एपीएमसी की मजबूत करने के लिए अभी जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें आप जो है एपीएमसी को मजबूत करने के लिए बजट क्यों देते हैं, अगर आप एपीएमसी कह रहे हैं गलत है तो? दूसरी बात, तीसरी बात, आप ये उसी विधेयक में जो दूसरा विधेयक है, जो आप कह रहे हैं कि पट्टे पे खेती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें किसान क्या बोएगा, उसकी वो नहीं बोएगा, वो निर्णय इस बात का नहीं लेगा। उस बात का निर्णय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला व्यक्ति लेगा। क्या बोया जाएगा, क्या नहीं बोया जाएगा, ये वो खराब करने से कुछ नहीं है त्रिपाठी जी। अरे सुन लीजिए, भेजी गई है 11 दौर की वार्ता में। सुन लीजिए, अरे 11 दौर की वार्ता में जो संशोधन आप 65% कर रहे हो, लागू कर दीजिए। आप काले लागू कर दीजिए, जो आपकी किसान मान जाएंगे। भाषा को दोहराइए। अरे आप एक बात कहते हैं कि टेबल पर फसल पर जाने से पहले देखिए। 1 मिनट देवेंद्र जी, ठीक है, आप बात पूरी करें संदीप त्रिपाठी जी। ठीक है, देखिए समय की कमी है मेरे पास, इस तरीके से चर्चा मत करिए प्लीज। संदीप त्रिपाठी जी, आवश्यक सेवा अधिनियम, उसमें संशोधन से किसान को क्या फायदा हो जाएगा, नुकसान क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। फायदा क्या होगा वो भाजपा के मित्र से पूछ लीजिएगा, वो मैं बताइए। अगर जो है आलू डंपिंग हो जाती है तो उससे किसान को क्या मिल जाएगा?
नुकसान क्या होगा और मैं बता दे रहा हूँ। नुकसान ये होगा कि कोल्ड स्टोर में आलू रखी रहेगी, जब किसान की पैदावार होगी, जब वो पैदावार बाजार में आएगी तो जो है व्यापारी अपना माल बाजार में फेंक देगा, रेट डाउन हो जाएगा, सस्ते में व्यापारी खरीदेगा, डंप कर लेगा। जब किसान की पैदावार का समय खत्म हो जाएगा, उसका जो है जो बाजार में आने का टाइम होगा खत्म हो जाएगा, उसको मनमाने तरीके पे बेचेगा। और ये हुआ है, जब यह विधेयक लागू हुआ है तो 18 रुपए की आलू 50 रुपए में इस देश में बिकी है, और उसी का परिणाम है कि आप 210 ठीक है, एक मिनट, समय की कमी है मेरे पास। मैं सुनील जी आपके पास सीधा आना चाहूंगी। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन हो रहा है, ये हुड़दंग कब तक होती रहेगी? और इसके साथ साथ जो सरकारी संपत्तियों को सुनील जी नुकसान हो रहा है, उसका क्या? जल्दी से जवाब, समय की कमी मेरे पास, प्लीज सुनील जी। नहीं, बिल्कुल पल्लवी, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया विभाग की एजेंसियां हैं, एलआई डिपार्टमेंट होता है, तमाम ऐसी उनके एजेंसियां हैं, वो जहां भी बड़े आंदोलन होते हैं उनके बीच में रह करके सरकार को अवगत कराते रहते हैं, प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं, शासन को अवगत कराते रहते हैं। क्या मैं यहाँ तो फेलियर सरकार है निश्चित तौर से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के पास वो एजेंसियां क्या काम कर रही हैं कि उनके बीच, किसानों के बीच अराजक तत्व घुस भी रहे हैं और वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो वो एजेंसियों की नाकामी है। उसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन नेताओं को भी सरकार को विश्वास में लेना पड़ेगा, और नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि उनके बीच ऐसा कोई भी चेहरा उनको दिखाई देता है जो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, या ऐसा है वो क्रिमिनल है, या ऐसा है कि वो ऐसी हरकतें कर सकता है, वो सरकार को अवगत कराए। और दूसरी बात, जब बड़े आंदोलन होते हैं तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन की कहां दिशा जा रही है, सरकार और आंदोलनकर्ता के बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें नहीं हो, वो अपनी बात कहें, सरकार झुके ना झुके, लेकिन एक तो चेहरे ऐसे होते हैं जो इधर भी बैठते हैं और उधर भी जाके बैठते हैं। वो इस आंदोलन में मुझे लग रहा है कमी दिख रही है कि वो ना इधर बैठ पा रहे हैं ना उधर बैठ पा रहे हैं। कुछ चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे रिटायर्ड हों, चाहे कुछ ऐसे नेता हों जो जाकर के एक दूसरे की बात कह सकें, एक दूसरे की बात जाकर के रख सकें वहां पे, वो इस आंदोलन में मुझे लगता है कमी दिख रही है। निश्चित तौर से सरकार को कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।